जब जब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बात होती है, तब तब यही समझाया जाता है कि हम भारत के लोग कई सदियों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। पर यह बात आधी ही सच है। इसके दूसरे पहलू पर गौर करें तो हम पाते हैं कि एक आम भारतीय नागरिक किसी न किसी रूप में सीधे तौर पर अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, बल्कि वह और उसका परिवार अंग्रेजों के गुलामों का गुलाम था। जहां अंग्रेजों का आधिकारिक अत्याचार 30% था, तो वहीं उनके समृद्ध गुलाम अपने नंबर बढ़ाने के लिए एक आम भारतीय नागरिक पर 70% तक अत्याचार और उनका शोषण करते थे। शोषण और अत्याचारों के प्रकार और किस्मों की फेहरिस्त भी बड़ी लंबी है। H.G. रॉलिंसन अपनी किताब द इंडियन पीपल में लिखते हैं कि 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण से पहले भारत की दशा बहुत बुरी थी। औरंगजेब की मौत से लेकर बंगाल में अंग्रेजों के पैर जमाने तक भारतीय लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा का कोई ठोस इंतजाम न था। भाड़े के सैनिक लूटमार करते थे। खेती और व्यापार नष्ट हो चुका था। विदेशी हमलावरों से रक्षा करने के लिए देश में कोई ताकत मौजूद ही न थी। वही रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि हमने इंग्लैंड के बारे में जानकारी उसके उज्जवल साहित्य से प्राप्त की है। हमारा मानना था कि विदेशियों से हमारी स्वतंत्रता लेने की इच्छा में इंग्लैंड हमारा साथ देगा, तो भारत आने वाले चतुर व्यापारी अपने साथ हमारे तटों पर व्यापार के साथ साथ ऐसा साहित्य भी लाए जिसमें दरिद्रों की रक्षा और मानवता को न्याय देने की पुकार थी। बावजूद इसके अंग्रेजों ने यहाँ अपनी हुकूमत कायम की। उसी दौर में देश में 24 छोटे बड़े अकाल पड़े, तो अंग्रेजों की कर नीतियों ने सूखे और अकालों से पीड़ित ग्रामीण प्रदेशों में शांति व्यवस्था को भंग कर दिया। ऐसे में जमींदारों और साहूकारों ने आपदा में अवसर तलाशने शुरू कर दिए। जबकि 1793 ईस्वी की स्थायी भूमि व्यवस्था की वजह से संथाल बाहुल्य हजारीबाग, मिदनापुर, बांकुड़ा और वीरभूम क्षेत्रों में जमींदार आदिवासियों की भूमि के मालिक बन बैठे थे। उनके जरिए ज्यादा लगान की मांग की जाती थी, लिहाजा जमींदारों ने जबरन इस भूमि से रुपए बटोरने शुरू कर दिए। साहूकारों ने भी अपनी सूदखोरी के जरिए उन लोगों को और भी गरीब बना दिया। पुलिस, न्यायालयों और सरकारी अफसरों ने भी घूस लेकर साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ काम न करके आदिवासियों को ही जेल में डलवाने का अधिकार जालिमों को दे दिया। इसके बाद ही 1856 ईस्वी में सिद्धू कान्हू भाइयों ने अपनी जान गंवाने तक आंदोलन का नेतृत्व किया था। बाद में जांच समिति की सिफारिश पर 1885 ईस्वी में सरकार ने बंगाल काश्तकारी अधिनियम यानी कि बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया। जमींदारों और साहूकारों के ऐसे ही अत्याचार, नील विद्रोह, पूर्वी बंगाल का किसान विद्रोह, असम विद्रोह, पंजाब में किसान विद्रोह, किसानों का दक्कन में विद्रोह और 1875 में मराठा किसानों के विद्रोह के समय देखने को मिले। मराठा किसान कई जातीय समूहों में बटे हुए थे, जिनमें कुर्मी, कुनबी, माली, कोयरी, पटेल, पाटिल आदि जातियां शामिल थीं। साथ ही कई और परिस्थितियों के कारण मराठा कृषक अधिक से अधिक कर्जे के नीचे दब गए। गुजराती और मारवाड़ी साहूकार बड़े लालची थे। वे अपने खातों में हेराफेरी करते थे। अनपढ़ किसान बिना जानकारी के अपने दस्तावेजों पर अंगूठा या हस्ताक्षर कर देते थे। कचहरियां साधारणतः साहूकारों के पक्ष में फैसले देती थीं और किसानों को बेदखल कर दिया जाता था। झगड़ा करदेह गांव से, जो कि सिरूर तालुका में था, दिसंबर 1875 ईस्वी में शुरू हुआ। कल्लूराम मारवाड़ी साहूकार ने बाबा साहेब देशमुख के विरोध में 150 रुपए के कर्जे के लिए बेदखली का आज्ञापत्र प्राप्त कर लिया।
जब साहूकार के लोगों ने देशमुख का घर गिरा दिया तो गांव के लोगों को बहुत गुस्सा आ गया और विद्रोह का आरंभ हो गया। पूना और अहमदाबाद के किसानों ने साहूकारों का बायकॉट कर दिया। उनके मकान जला दिए, उनकी जायदाद तथा संपत्ति नष्ट भ्रष्ट कर दी और लूट ली गई। अपने ऊपर जुल्म करने वालों और जो सरकारी अधिकारी उनकी सहायता के लिए आगे आए, उन्हें मार डाला गया। मारवाड़ी साहूकार खासकर किसानों के गुस्से के शिकार हुए। किसानों का मुख्य लक्ष्य यह था कि ऋणदाताओं के कब्जे में जो इकरारनामे, डिग्रियां आदि हों, उन्हें नष्ट कर दिया जाए। जहां ये कागजात आसानी से हवाले कर दिए गए, वहां भीड़ ने कोई हिंसक कार्यवाही नहीं की। जहां साहूकारों ने ऐसा नहीं किया, वहां उन्हें डराने के लिए हिंसक कार्यवाही की गई, जिससे ये कागजात आसानी से सौंप दें। पुलिस विद्रोहियों को दबा न सकी। सरकार ने सेना की सहायता से विद्रोह को बड़ी कठोरता से दबाया। महाराष्ट्र के विद्वानों ने किसानों की शिकायतों को जायज ठहराया। उनके अनुसार किसानों की बुरी दशा का कारण यह था कि सरकार का लगान बहुत ज्यादा था और सरकार थोड़े सूद पर कर्जे की सहूलियत नहीं देती थी। अंत में सरकार ने डेक्कन रियॉर्ड्स कमीशन की नियुक्ति की और विद्रोह का कारण ढूंढने को कहा। आयोग की सिफारिश के मुताबिक सरकार ने दक्कन कृषक राहत अधिनियम यानी डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 में पारित किया। उस कानून के मुताबिक सरकार ने ऐसे रजिस्ट्रारों की नियुक्ति की जिनके सामने किसानों को पैसे लेने के समय हस्ताक्षर या अंगूठा लगाना पड़ता था। जो दस्तावेज रजिस्ट्रार के सामने नहीं लिखे जाते थे, वे कानून के विरुद्ध समझे जाते थे। जो किसान कर्जा बिल्कुल ना दे सकता था, वह अपना दिवाला निकाल सकता था। मराठा किसानों को कर्जा अदा न कर पाने की स्थिति में कैद नहीं किया जा सकता था। म्याद की अवधि 3 से 6 वर्ष कर दी गई। इस अधिनियम का यह महत्व है कि सरकार ने यह अपना कर्तव्य माना कि उसे किसानों की व्यवस्था को सुधारना है। इसके बाद कई और कानून इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।